हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली मैथ का एक मॉक टेस्ट करते हैं और ये मैथ का मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अभी जो एसएससी की जितने भी आने वाले एग्जाम्स है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, जीडीओ, सभी एग्जाम्स को के लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें 25 क्वेश्चंस लेता हूँ और 25 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से लेता हूँ। तो उसके साथ में क्या है कि आपका टॉपिक के भी मतलब कंप्लीट जो सिलेबस है वो डेली रिवाइज भी हो जाता है, अगर डेली आप लोग एक एक क्वेश्चंस करते हैं तो। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं पीवाईक्यू बेस्ड लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है जितने आप लोग सोचते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग ये मॉक टेस्ट में ये मैं मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डालता हूँ और ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस यदि आप लोगों से बन पा रहे हैं, हो पा रहे हैं, तो यकीन मानिए एग्जाम में आपके स्कोर अच्छा रहेगा। और अगर ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी आप लोगों के पास में 50 से 60 डेज है एसएससी सीजीएल के। ठीक है। तो आप लोग रेगुलर रहना, मैं तो रेगुलर रहने वाला हूँ। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। दो मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। अब देखिएगा, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो उससे क्या है, बर्डन हो जाता है। अब देखिएगा, देखते ही देखते 3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए, अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स m एंड n। ठीक है। m ग्रेटर देन n इज 72। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विल सेटिस्फाई। दो नेचुरल नंबर्स है, धनपूर्ण संख्याएं हैं m और n, और m जो है वो n से बड़ा है और उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 72 है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि धनपूर्ण संख्याओं के कितने पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पर कि एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, 72। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या हम लोग एक बार तो प्लस, क्या एक बार हम लोग माइनस लिख सकते हैं? याद तो है ना आप लोगों को? ठीक है। चलिए, अब यहां से मुझे इसके पेयर्स बनाने हैं। तो 72 कैसे कैसे बन सकते हैं? तो आप कहेंगे 72 इंटू 1 कर दो। ठीक है। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 36 इंटू 2 कर दो। थर्ड जो पेयर बनेगा वो बनेगा 24 इंटू 3 कर दो। ठीक है। फिर 18 इंटू 4 कर दो। उसके बाद में 12 इंटू 6 कर दो एंड 9 इंटू कितना कर देंगे हम लोग, 8। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें कितना बनाना है, 72। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश करो कि यदि m इसको ही लेते हैं पहले, यदि यहाँ पर हमारे पास में m प्लस n इक्वल में 72 है और m माइनस के n इक्वल में 1 है। ठीक है। तो यहां से n से तो n कट जाएगा और यहाँ पर 2m बराबर कितना आ जाएगा, 72 और 1 कितना हो जाएगा, 73। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, 73 अपॉन में 2। जो पॉसिबल है क्या, तो आप कहेंगे पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये पेयर हट जाएगा। ठीक है। ओके, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। दोनों नंबर या तो इवन इवन होना चाहिए या फिर ओड ओड होना चाहिए। ठीक है। तो आप कहेंगे ये भी नंबर नहीं होगा, है ना। ये 18 4 इवन इवन है, ये भी इवन इवन है और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 और 3। तो यहां से जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहां से सही जवाब होगा। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम से आप लोगों से कह रहा है कि इसको अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो किससे डिवाइड करें, 5 से। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा,
सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो ये है 111, इसकी पावर कितनी है 222, ठीक है। फिर कितना है 222, फिर इसकी पावर कितनी है 333, फिर क्या है प्लस में कितना है 333, और इसकी पावर कितनी है 444, और इसको डिवाइड किससे करना है, तो इसको डिवाइड जो करना है वो करना है बेटा 5 से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश करो कि यदि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और यूनिट डिजिट से हम लोग चलते हैं, तो 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो क्या 1 ही आता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या आपको पता है क्या कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही पावर हो जाता है ना। तो यहां से देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 यानी कि 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, ठीक है। यहां पर देखो 3 की पावर ये 444 है, और यदि हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो फिर क्या हम लोग पावर 4 लेते हैं क्या? और पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 की यूनिट डिजिट कितनी लेनी होगी हमें 1, ठीक है। और अपॉन में कितना है 5 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2, एक 3 और एक 4, 4/5, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा वही क्या रिमाइंडर होगा क्या? और आपका सही जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? यहां से ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है क्या ये प्रॉपर्टी कि टेन थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? तो आप कहेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस के कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा यहां से? कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा? देखो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी आप लोगों को डायरेक्ट याद है क्या कि जब कभी भी अगर हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा दिखे तो हम लोग डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे? तो यदि हमें टेन थीटा प्लस के कोट थीटा कहीं भी दिखे, और इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये है, थीटा की वैल्यू ये है, देन व्हाट इज द टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू? आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो कि यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अब देखिएगा सभी चीजें लिखने की नहीं होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग सुंदर से हैंडराइट में लिखे कि पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। लिखने को तो लिख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लेकिन जो टोटल 25 क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएंगे। आपको तो 25 क्वेश्चन ही तो करना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए क्वेश्चंस को माइंड में भी सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, यानी कि स्टेप को उड़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, प्लस के क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और यदि इसका स्क्वायर किया है तो फिर मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1+√3/2 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 4+2√3, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से यदि हम लोग और सोल्व करें तो देखो 1 प्लस के ये ऐसे रहेगा 2 साइन थीटा,
इंटू कोस थीटा अपॉन में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या यहां पर 1 आएगा क्या? ठीक है, इस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में है ना, ठीक है, तो नीचे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ऊपर तो आ जाएगा √3 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज नहीं लगता है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, ये 2 पलट कर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां से हो जाएगा √3 अपॉन में 4। आपसे क्या पूछा है, आपसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा पूछा है या फिर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा पूछा है? तो अब आपसे उल्टा पूछा गया है, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा को क्या आप लोग यहां से 4 अपॉन में √3 लिखेंगे क्या? और यही आप लोगों का सही जवाब होगा। बताओ समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, अगर रेगुलर रहेंगे क्लास में तो आप लोगों को 100% सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप ऐसे सोचेंगे कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसे ही अगर लेंगे क्लास को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट याद है क्या कि यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल में यदि 2 हो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2। ठीक है, तो अगर a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू अगर 2 है तो यहां से a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या 2 ही होगी क्या? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और यदि a4 प्लस 1 अपॉन a4 हो देन उसकी भी वैल्यू क्या 2 ही रहेगी क्या? क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यहां पर कितनी रहती है, 1 रहती है। क्या आप लोगों को याद तो है ना? ठीक है, अगर याद है तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ये क्या है, a की पावर 8 है प्लस a की पावर 4 है ये, तो हम क्या करेंगे, यहां पर a की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। जब a की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 में a की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1 आएगा, फिर प्लस में यहां पर a की पावर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्या a की पावर 4 ही आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगेन यहां से यदि मैं यहां से b की पावर 4 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या b की पावर 4 आएगा, फिर प्लस में b की पावर 4 को b की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आएगा क्या? ठीक है, और 1 को b की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 अपॉन b की पावर 4 आएगा। आपको पता है, यहाँ पर अच्छे से जानते भी हो, अभी हम लोग समझ के भी आए हैं कि a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 क्या 2 होता है क्या, और 2 और a कितना हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, आपको पता है कि b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4 कितना होता है 2। 2 तो यह है और 1 ये है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3, और 3 और 3 क्या यहाँ पर 9 होगा क्या? तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा सी। समझ तो पा रहे हो ना आप लोग कंसेप्ट? ठीक है, 101% समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन बस आप लोगों को रेगुलर रहना है। मेरे से पहले आपको खुद को क्वेश्चन करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द सर्कल circumscribe 3 identical circles touching each other is pi 2 plus √3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर सर्किल। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 सर्वसम वृत्तों के परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ये है। तो लघुतर वृत्तों में से एक वृत्त की जो रेडियस है वो क्या होगी। अगर आपको कंसेप्ट का पता है, याद है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, और अगर याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ओके।
सो आपसे पूछा गया है यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए तीन क्या है सर्किल है। तो चलिए पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिएगा ये डायग्राम बनाना भी है ना, ये भी एक दिन में नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में आप सोचो कि मैं अच्छे से डायग्राम बना लूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लूँ, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है। 101% पॉसिबल ही नहीं है। चलिए एक हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। और एक और सर्किल होगा, उसको हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं, ये लो, ठीक है। चलिए, और इसको एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ये लोग इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, यदि ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, तो इस रेडियस को क्या आप लोगों को याद है क्या कि ये जो होता है वो होता है 2+√3 अपॉन में √3 r। क्या आप लोगों को याद है? अगर यहाँ पर तीन सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर वाले सर्किल की जो रेडियस होती है वो क्या 2+√3 अपॉन में √3r होता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो ये है, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या लिख सकते हो आप? पाई, ठीक है। आपको पता है कि सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या है हमारे पास में? 2+√3, है ना। कितना है? 2+√3, तो 2+√3 अपॉन में √3, और इसका क्या स्क्वायर है क्या? इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये सर्किल का एरिया है, और यहां पर सर्किल का जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है? ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई, ये कितना हो जाएगा? 2+√3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, √3 का, तो √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और यहां पर तो कितना है? 3 है। तो यहां से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2+√3 इससे ये कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 1। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 1 ही आएगी। क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर किसी को, बस एग्जामिनर यही चाहता था, ठीक है, कि आपको ये कंसेप्ट आता भी है या फिर नहीं आता है, ठीक है। आप इसको वर्बली भी सोल्व कर लेते हैं बिना पेन चलाए, लेकिन कब? जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी ए इतना है, ए परपेंडिकुलर CD इज ड्रॉन अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD? ओके, सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहां से ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ABC, चलिए इसको मैं A नाम दे देता हूं। यहां पर ये B है, और यहां पे क्या है? C है, ठीक है। AB, BC और CA, ठीक है। दीर्घतम भुजा यानी कि लॉन्गेस्ट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, यानी कि CD। तो CD मतलब यहां से ये, अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे यदि आप लोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आपको यही नहीं पता कि क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर तो प्रॉब्लम
आएगी आएगी, है ना। चलिए, यहां से ये मैंने एक ड्रॉ की है लाइन, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए बी कितना है, 21 है। मतलब यहां से ये वाली जो कंप्लीट साइड है वो कितनी है यहां से, तो आप कहेंगे ये जो साइड है ना ये है 21 है। ठीक है, अगेन ये कह रहा है कि BC, यानी कि ये वाली जो साइड है टोटल ये कितनी दे रखी है, तो ये इसने दे रखी है 20। ठीक है, ये साइड कितनी दे रखी है, 20। ओके, और AC कितना दे रखा है यहाँ पर, 13। यानी कि ये वाली जो कंप्लीट साइड है वो ये इसने कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे ये जो दे रखी है आपने इसको 13। ओके, आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करना कि यदि ये परपेंडिकुलर है तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्या, याद तो है ना आप लोगों को। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हम लोग पाइथागोरस लगा ले। ठीक है, ओके, अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो, आपसे क्या पूछा गया, BCD पूछा गया है, BCD। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एरिया पूछा गया, नो डाउट। यदि मैं इस वाली साइड को x मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हैं किसी भी साइड को, यदि मैं इस वाली साइड को x मान लेता हूं तो ये वाली जो साइड है ये क्या 20 माइनस के x होगी क्या, क्यों, क्योंकि टोटल ये जो ए बी है ना ये वाली साइड, ये टोटल कितनी है, 21। अब 21 में से एक साइड मैंने x मानी है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, 21 माइनस के x। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब क्या आप लोग यहां से पाइथागोरस लगा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल हम लोग लगा सकते हैं। तो यहां से यदि मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो देखो 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस के 13 के स्क्वायर में से क्या मैं यहां पर x का होल स्क्वायर माइनस कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस कर दूं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले सर्किल की बात करते हैं, तो नीचे वाले सर्किल यानी कि हाइपोटेनस कितना है, 20, और 20 का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 माइनस के। अब देखो ये क्या 20 माइनस एक्स है, इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी कि क्या ये a माइनस बी है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर यानी कि 441, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 21, तो ये हो जाएगा 42x। ये तो आप लोगों को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोग खुद से करेंगे तो काफी जल्दी कर पाएंगे। इसमें से ये जाएगा तो 41, कितना आएगा 41, और 41 यदि मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहां से क्या 210 आएगा क्या, और 210 बराबर कितना हो जाएगा यहां पर 42x। सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, क्या 5 आ गई है क्या, x की वैल्यू अगर यहां पर रखेंगे तो ये आएगा 5, x की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आएगा 16। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो कि अगर यहां पर बेस भी दिया गया है और हाइट भी दिया गया है, ठीक है, तो क्या आप लोग यहां से एरिया निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2, बेस तो कितना हो जाएगा यहां से 16, ठीक है ना, बेस तो क्या हो जाएगा 16, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी यहां से, ठीक है। आप मुझे एक हाइट कौन सी हो जाएगी, तो हाइट ये होगी बेटा,
तो ये हो जाएगा 5 13, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी 12, ठीक है, ये होगा। तो बेस इंटू हाइट यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12, ये इससे ये कितने टाइम्स 6 टाइम्स, और 16 इंटू 2 16 इंटू 6, क्या यहाँ पर 96 होगा क्या, और 96 ही आप लोगों का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता है, क्वेश्चन करने का तरीका पता है, आप लोग इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? लेकिन कब, जब आप लोग क्वेश्चन तक पहुंचो, तो आप तो क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच रहे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम क्या करता है आजकल कि स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट डाल देता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन आसान। लेकिन कब, जब आपको पता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप 2-4 क्वेश्चन पर ही अटक जाओगे। ए पर्सन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम ए बैंक एट 9% पर एनम, ही पेड बैक ए सम ऑफ रुपीज इतना ए सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, फाइंड द लोन अमाउंट। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 9% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली, उसने 3 वर्षों के बाद इतने ब्याज के रूप में। आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिना पेन चलाने वाला है क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो ऐसा ही है, अमाउंट में कितना है 2160, लेकिन रेट में कितना परसेंट है 9% है, वो 3 ईयर के लिए। क्या 27 की वैल्यू है क्या? और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की, ठीक है ना। तो यहां से अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं आती ना, तो लास्ट में 3 डिजिट आएगा, वो 3 डिजिट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। या फिर आपको पता है 27 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। क्लास तो एकदम सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो क्या उनका जो वॉल्यूम है वो समान रहता है क्या, इक्वल रहता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर ये कंसेप्ट याद है तो विद इन सेकेंड वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर of radius 10 centimeter is melted to form smaller solid spheres of radius 0.5 centimeter. How many small spheres are formed? ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो कितने छोटे गोले निर्मित होंगे? आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, ठीक है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और ये किसके बराबर होगा, वही 4/3 पाई आर क्यूब। तो 0.5 को क्या मैं 0.5 बटे पॉइंट हटाएंगे 10, यानी कि 1/2 लिख सकता हूं, और 1/2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या 1/8 होगा क्या, ठीक है। और कितने गोले बनाएंगे, तो उसको मैं मान लेता हूं n, ठीक है। चलिए यहां से यदि मैं सोल्व करता हूं तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है वो क्या 8000 आई है क्या, और यही आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप लोग जानते हैं क्या कि पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन में यदि स्पीड दे गई हो, ठीक है, और डिस्टेंस दी गई हो, तो क्या हम लोग रेशियो से करते हैं, याद है ना, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर याद करो, ठीक है।
इसलिए मैं कहता हूं कि डेली मैं अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन लेके आता हूं। डेली अलग अलग टाइप से ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक अगर टाइप आ गया तो फिर दूसरा टाइप है पता नहीं कितने दिन बाद आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं। इस वजह से आपको ये जो है ये क्लास डेली देखनी है, मिस नहीं करनी है। ये कह रहा है कि द पुलिस saw a thief from a distance of 300 मीटर। ठीक है, द thief started running at a speed of 7 किलोमीटर पर आवर। For fear of being caught by the police started chasing him at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर and caught the thief। ठीक है, How far did the thief run before being caught? पुलिस ने 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। ठीक है, पुलिस के पकड़े जाने के डर से चोर की जो स्पीड है वो ये है और पुलिस की स्पीड ये है। तो आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड का रेशो यहां से कितना है? तो आप कहेंगे 7:8। और यदि चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि स्पीड का रेशो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशो है। तो यहां से डिस्टेंस का रेशो भी कितना हो जाएगा? 7:8। अब ये कह रहा है कि ये इससे 300 मीटर डिस्टेंस पे है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंस कितना है? एक की वैल्यू कितनी है? 300। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 7 की वैल्यू क्या 2100 होगी क्या? और यही आप लोगों से पूछा गया है। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। बेवजह क्वेश्चन को बढ़ाने से, लेंथी करने से कोई मतलब है नहीं। ये देख लीजिएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन देख के आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे, समझेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अब देखो, एक दो क्वेश्चन तो कैलकुलेशन के डालने ही पड़ेंगे। ये कह रहा है कि आर नीड्स एन इनकम ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। आर को ध्यान से समझना, मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा पूरा कंप्लीटली, ताकि आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ये तो पता है कि हम लोग एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आर को अपने निवेश से 1,50,000 की इनकम की आवश्यकता थी। ठीक है, ही डिपोजिटेड ₹8 lakh in a bank from which he gets 4,500 इंटरेस्ट पर लाख। ये कहना चाह रहा है कि उसने एक बैंक में 8 लाख रुपए जमा किए, जहां उसे प्रति लाख, ध्यान रखना लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से उसे प्रति लाख 4500 रुपए ब्याज मिलता है। यानी कि 1 लाख रुपए का कितना मिलता है उसको? 4500 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डिपोजिटेड ₹6 lakh इन ए पोस्ट ऑफिस फ्रॉम विच ही गेट्स ₹50,000 इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टेड द रेस्ट। फिर ये कहना चाह रहा है कि उसने डाकघर में जमा करवाए 6 लाख रुपए और उसे 50,000 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, फिक्स है कि इसको 6 लाख जमा कराओगे तो आपको क्यों सिर्फ और सिर्फ टोटल 50,000 ही हम लोग दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। एंड इंटरेस्ट द रेस्ट ऑफ द मनी इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट ही अर्न्स 1500 पर ₹25,000। ये कहना चाह रहा है कि उसे प्रति 25,000 पर 1,500 रुपए की इनकम मिलेगी। अगर आप लोग शेयर मार्केट में 25,000 रुपए जमा कराते हैं तो उसको जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो 1,500 रुपए देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? अब बताइए, समझ में आ गया? सही ढंग से आ गया? अब आइए क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को साथ में लेके चलते हैं और देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है। आर को अपने निवेश से 1,50,000 की आवश्यकता थी। ठीक है,
और उसने एक बैंक में 8 लाख रुपए जमा कराए और उसे एक प्रति लाख रुपए कितने मिल रहे हैं? 4500। अगर मुझे एक बात बताओ, यदि 1 लाख के 4500 तो उसने टोटल कितने लाख जमा किए हैं? तो आप कहेंगे 8। तो यहां से बैंक से कितना मिल जाएगा उसको? तो आप कहेंगे 36,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसने 6 लाख रुपए कहां पे जमा करे? पोस्ट ऑफिस में, और उसको फिक्स कितना इंटरेस्ट मिला है? 50,000 मिला है। ठीक है, यहां से टोटल जो ब्याज है वो कितना मिला है उसको? तो आप कहेंगे 86,000 उसको मिल गया है। ठीक है, आगे कहना चाह रहा है कि 1500 रुपए कितने रुपीज पर मिल रहे हैं? 25,000 पर। यानी कि 1500 जो है वो कितने पर? 25,000 पर। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करना, क्या समझाएंगे कि उसको जो जरूरत थी ब्याज की वो कितनी थी? 1,50,000। उसमें से 86,000 उसको मिल गए, तो अब बाकी के बचे कितने? तो आप कहेंगे बाकी के जो बचे हैं वो बचे हैं 64,000। तो यहाँ पर 1 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा वो 25,000। 25,000 मिलते हैं 1500, मतलब 1500 जो मिलते हैं 25,000 पर, और हमें यहाँ पर कितने की चाहिए? 64,000। क्यों? क्योंकि बाकी का जो बचा है वो कितना बचा है? 64,000। ठीक है, यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं तो देखो, 00 से 00, और 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 50। ठीक है, 50/3। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। अब आपसे यही तो पूछा गया है, तो उसने शेयर बाजार में, तो ये कितना हो जाएगा? 64 × 5। तो 64 × 5 कितना हो जाएगा? क्या 32 लाख हो जाएगा? और 32 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो 32 लाख को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 10 और 11 के बीच में आएगा, यानी कि 10 लाख और 11 के बीच में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से बी आप लोगों का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बताओ क्या समझ पाए हो क्या? देखिएगा, कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट और छोड़ देते हैं, और आप यदि ये क्वेश्चन करोगे तो बताओ आपको कितना फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस मुश्किल है, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद है तो इसको तो आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। इन ए रोम्बस, एक समचतुर्भुज है ABCD, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका पेरीमीटर पूछा गया है, और पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहां से क्या बना लेते हैं? एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहां से ये इसके डायगोनल्स है, एक डायगोनल्स यहां से, और दूसरा जो डायगोनल्स है वो यहां से हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है डायगोनल्स की जो लेंथ है वो कितनी है, और आपको क्या याद है क्या कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी काटते हैं? याद है ना? ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगेन कह रहा है यहाँ पर एक जो डायगोनल्स है वो 16 है, यानी कि कंप्लीट 16 है, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। एक कितना है? 12 है, तो ये भी 6 होगा, और ये भी कितना होगा? 6 होगा। क्या आप लोगों को याद है क्या कि ये 8 है, ये 6 है, तो ये हाइपोटेनस के सामने ये वाली जो साइड है वो क्या 10 होगी? क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल में 10 का स्क्वायर, और आपके पास में साइड आ गई, तो क्या आप लोग पेरीमीटर निकाल सकते हो क्या? तो
तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहां से, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा और 40 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन आसान है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। ठीक है, सबसे पहले ए, बी और सी है, ए, ये बी और ये सी। ए किसी कार्य को 10 डेज में, बी उसी कार्य को 12 डेज में और सी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 डेज में। क्या आप लोगों को याद है क्या, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहां से 10, 12 और 15, इसका जो एलसीएम है यानी कि टोटल जो वर्क है वो कितना आ जाएगा, 60। 60 आ गया, 60 को 10 से डिवाइड करोगे सो आएगा 6। 60 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 5 और 60 को यदि 15 से डिवाइड करोगे आएगा 4। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल ऑफ देम बिगिन टू वर्क टुगेदर। ठीक है, बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर। अब देखिएगा एक कंसेप्ट आप लोग याद रखना कि यदि पहले छोड़ के जाते हैं तो उसको जाने नहीं देते, उससे काम पूरा करवाते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद में जाने देते हैं। अगर काम पूरा होने के बाद में जाते हैं तो फिर उसको जाने देते हैं। तो ये कह रहा है कि ए 2 दिन बाद में काम छोड़ देता है, मतलब काम ए कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ही चला गया। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने टोटल कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा था 2 दिन, तो यहां से यानी कि 12 यूनिट कार्य करके चला गया। तो अब बचा कितना, 48। अब आगे कह रहा है कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। अब जो पहले वाले हैं ना उसको हम लोग जाने नहीं देते, आपको पता है, क्योंकि उसके हिस्से का जो कार्य है वो कौन करेगा, वही करेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा, तो आप कहेंगे 15। यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 63। अब 63 कौन कौन करेगा, क्योंकि ए तो चला गया, बी को हम लोग जाने नहीं दिए और सी तो पहले से ही है। तो यहाँ पर बी प्लस सी काम करेंगे और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 9। सो आंसर कितना हो जाएगा, 7 डेज आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग समझ पाए हो ना, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा फिर से ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख सकता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। ठीक है, इसमें मेल है और फीमेल है, मेल और फीमेल। 2/3 है यानी कि यदि 2 मेल है तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, फीमेल। गॉट इट, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If 3/8 of the male employees and 2/5 of the female employees are temporary employees and the total number of permanent employees is 740, then 7/15 of the total number of employees exceed the number of temporary female employees। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8, पुरुष कर्मचारियों का, अब पुरुष कर्मचारी यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना है, 2 है क्या, और 2 का कितना 3/8, तो 3/8 कितना हो जाएगा, क्या 6/8 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 6/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बाकी के बचे हैं वो कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे 3/8, यदि यहाँ पर अस्थायी है तो स्थायी कितने होंगे, 5/8, और 5/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/8।
क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है तथा महिला कर्मचारियों का 2/5 तो अस्थायी है, तो 1 इंटू 2/5 यानी कि ये तो 2/5 ही रहेगा। ठीक है, और स्थायी कितना हो जाएगा? तो स्थायी हो जाएगा यहां से 2/5 यानी कि 5 में से 2 अस्थायी है, तो स्थायी हो जाएगा 3/5। यहां तक तो कोई किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर स्थायी कर्मचारी की जो संख्या है ना वो कितनी है? 740। लेकिन यहाँ पर स्थायी कर्मचारी कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे स्थायी जो कर्मचारी है वो ये है, तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 40 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 अपॉन में। ठीक है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 50 और 24 कितना हो जाएगा यहाँ से? 74। ये जो है ये कौन से हैं? परमानेंट एम्प्लॉइज। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि परमानेंट एम्प्लॉइज 74/40 नहीं, कितना है? 740। तो ये जो 740 है ये किसकी वैल्यू है? 74/40 की। ठीक है, और हमें यहाँ पर टोटल कर्मचारी चाहिए, तो टोटल कर्मचारियों का जो रेशियो है वो कितना है? 2:1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो 40 74 से ये 10 टाइम्स, ये 40 ऊपर पलट किया जाएगा यानी कि 400, और 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1200। यानी कि 1200 जो है वो टोटल क्या थे? एम्प्लॉइज थे। ठीक है, आगे कह रहा है तो कुल कर्मचारियों का 7/15। तो मुझे एक बात बताओ, यदि हम लोग इसका 7/15 करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा? 8 यानी 80, और 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 560। ठीक है, तो 560 है वो अस्थायी महिला कर्मचारी। कुल कर्मचारियों का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारी। अस्थायी महिला कर्मचारी कितना है? तो आप कहेंगे 1200 बटे टोटल के नीचे टोटल 2:1 यानी कि 3, और महिला कर्मचारी कितना है? यहाँ पर 1। और कौन से महिला कर्मचारी? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अस्थायी, तो अस्थायी यहाँ पर कितना है? 2/5 से, तो ये 15 से ये कितनी टाइम्स? 80 टाइम्स, और 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से? 16। आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछा गया है ना? क्या पूछा है? डिफरेंस। तो 560 से 160 का जो डिफरेंस होगा वो क्या यहाँ पर 400 होगा क्या? और यही आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी लोगों के सामने है। उम्मीद है आप खुद से पढ़ पा रहे होंगे और कर भी पा रहे होंगे। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% and then decrease by 15%, the resulting number is 17 more than the original number। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मुझे एक बात बताओ, यदि 25% क्या इंक्रीमेंट है, अब ये नहीं करना कि आपको पहले 25% लिखना है, फिर 25 और परसेंटेज हटाएंगे 100, फिर यहाँ से पहले 5 से काटेंगे, फिर वापस 5 से काटेंगे, तो फिर 25 से काटेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ, यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। और इंक्रीमेंट है तो यानी कि पहले जो प्राइस थी, पहले जो नंबर था वो 4 था, और 1 बढ़ के अब कितना हो गया है? 5 हो गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर जो है वो नंबर डिक्रीज हो जाता है 15%। अब 15% जो है वो कितना होता है? 3/20, यानी कि पहले जो नंबर रहा होगा वो 20 था, 3 घट के अब कितना हो गया है? 17। इस तरह से ही आप लोगों को सोचना है, लेकिन कब सोच पाएंगे? 5 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स, तो ये 4 इंटू 4 ये तो हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा? 17। यानी कि पहले कोई भी नंबर 16 था, अब बढ़ के कितना हो गया है? 17। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि परिणाम मूल संख्या से 17 अधिक है। ये कहना चाह रहा है कि 1 अधिक नहीं है, क्योंकि 16 और 17 कितना अधिक है? 1। क्वेश्चन कह रहा है कितना अधिक है? 17।
आपसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर क्या 16 है क्या, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, क्या 272 आ जाएगा, और यही आप लोगों से पूछा गया है। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों को एलिगेशन आता भी है क्या? अगर आता है अच्छी बात है। अब देखिएगा, आपको सभी कंसेप्ट आने चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं, है ना? और उसके लिए आपको स्पीड भी होनी चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 70, वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th इज 80, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस टुगेदर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो, ठीक है, कि पहले यहाँ पर जो है, पहले यहाँ पर एवरेज मार्क्स कितना था, 70, यानी कि ए सेक्शन का। बी सेक्शन का कितना है, 80, और यहाँ पर ए में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे 30, और बी सेक्शन में कितने हैं, 40। क्या हम लोग यहाँ से स्टूडेंट्स का तो क्या रेशियो बना ले क्या? ठीक है, क्या आप लोगों को याद है क्या कि अगर ये दो नंबर दिए गए हैं और नीचे रेशियो दिया गया है, तो क्या आप लोग यहाँ पर बीच का नंबर निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस लेके नीचे वाले रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 70 और 80 में डिफरेंस कितने का है, 10 का, अपॉन रेशियो का डिफरेंस की टोटल कितना है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। या तो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर जो है वो आ जाएगा 40 अपॉन में 7, और 40 अपॉन में 7, 7 पंजे 35, फिर 5 सही 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। ठीक है, अब या तो आप लोग इस नंबर में ऐड कर दो ये नंबर, या फिर इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दो। ठीक है, तो 70 में 5 से 5 बटे 7 और ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 75 5 अपॉन में 7, और यही आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से, कौन सा हो जाएगा, बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, क्वेश्चन भी डिफरेंट है, लेकिन आपको जो है वो आना जरूरी है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3000 स्ट्रिप ऑफ टेबलेट्स इन रुपीज 4800 रुपीज। ठीक है, कंपनी गिव्स 1000 स्ट्रिप टू ए डॉक्टर एज ए सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक दवाई कंपनी 4800 में 3000 स्ट्रिप बनाती है, और कंपनी 1000 जो स्ट्रिप है वो डॉक्टर को फ्री सैंपल के रूप में दे देती है। ठीक है, 25% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस, और उससे अंकित मूल्य पर 25% का वो डिस्काउंट भी देती है। इफ प्राइस ऑफ ईच स्ट्रिप इज इंक्रीज फ्रॉम 3.25 to 4.25 and still the same number of samples are given to the doctors। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक स्ट्रिप का मूल्य 3.25 से बढ़ाकर 4.25 कर दिया जाए तथा डॉक्टर को उतनी ही संख्या में स्ट्रिप फ्री दी जाए, तो आपसे पूछा गया देन हाउ मेनी टाइम्स न्यू प्रॉफिट इज दैट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट। आपसे पूछा गया नया प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट में कितने टाइम्स होगा, कितने गुना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो, 1 रुपए का यहां पर कमाल देखना आप लोग,
यानी कि 1 रुपए बढ़ा रहा है 3.25 से 4.25, लेकिन देखना प्रॉफिट कितने परसेंट कितने टाइम से बढ़ जाएगा, समझता है। आप मुझे एक बात बताओ, यदि टोटल उसके पास में 3000 स्ट्रिप थी, ठीक है, 1000 उसने फ्री दे दी, तो अब बाकी के बचे कितने, तो आप कहेंगे 2000 और उसकी प्राइस पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 3.25। और बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि उस पर 25% डिस्काउंट भी दिया जाता है। यदि 25% डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या यहाँ पर 75 में ही बेचेगा क्या? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 1 2 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। यहां से यदि हम लोग सोल्व करें तो 5 से 15, 5 75 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं। 2 से यहाँ पर ये 2 कट जाएगा और 325 इंटू 15 जब हम लोग करेंगे तो 15 5 कितने होते हैं 75, कैरी 7, 15 दूने 30 और 7 37, कैरी 3, 15 3 45 और ये हो जाएगा 4875। यानी कि पहले जो है वो कितने रुपए कमा रहा था, 4875 कमा रहा था, ठीक है। 4875 कितने में से, यानी कि 4800 रुपए तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। और वो जो कमा रहा था वो कितना कमा रहा था यहाँ वहां से, तो आप कहेंगे यानी कि 4875 यानी 75 रुपए जो है वो सेविंग कर रहा था, क्या हम लोग कह सकते हैं? ठीक है, उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था पहले 75, ओके। अब देखते हैं, अब ये कह रहा है कि फिर से यानी कि 2000 क्या थे उसके पास स्ट्रिप थी। अब जो प्राइस है वो कितनी हो गई है 4.25 बटे 100, बटे 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाते ही ये, और उस पर भी 25% डिस्काउंट, तो कितने में बेचेगा 75 में, ठीक है। यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1 2 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। 15 से सॉरी 5 से ये 15 टाइम्स और यहां से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 15 चौके 60 और ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि ये आ जाएगा 6375। कितना आ जाएगा 6375 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताने की समझाने की कोशिश ये करो, यहां पर जो है वो कितना कमा रहा है, तो कंपनी को तो कितना चाहिए 4800, लेकिन वो कितना कमा रहा है 6375, तो कितना ज्यादा कमा रहा है यहां से, कितना यहाँ पर ज्यादा कमा रहा है, तो आप कहेंगे 1575। 1575 रुपए अभी कमा रहा है, पहले कितना कमा रहा था केवल 75, तो ये इसका कितना गुना है, तो क्या आप लोग कहेंगे ये क्या 20 गुना ही है क्या, सॉरी 21, तो 21 आप लोगों का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। एकदम आसान क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ था नहीं, बस कंसेप्ट समझने की बारी थी। कंसेप्ट यदि आप लोगों को आते हैं, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे यदि आप लोग कर लेते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती है। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट सही ढंग से क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देखो कैसे, इफ द 8 नंबर ये है इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में 9x प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। ये कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या है और संख्या को 72 से डिवाइड किया जाता है तो y के सबसे यानी कि मैक्सिमम मान के लिए ये इसका मान क्या होगा। तो अब देखो कई स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ते और उन्होंने देखा कि 72 है तो 72 में
वो यहाँ पर 9 और 8 का रूल लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लास्ट से किसका रूल लगाएंगे? 8 का, फिर लगाएंगे 9 का। एक बार क्वेश्चन आप लोग शांति से पढ़ो ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर ये जो नंबर है वो कितना है, मैं आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ, 3 4 2 x 18 y एंड है यहाँ पर 6। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है? तो आप कहेंगे 6 को 72 से यहाँ पर डिवाइड करना है, और 72 से डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड करते हैं और फिर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं और फिर 9 से। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या 9 होगी? क्या मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, y की सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो आप कहेंगे अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या 9 होगी? क्या 9 है? तो अब समझ लेते हैं, अगर 9 है और अब हमें 8 की तो खेल ही खत्म हो गया, अब केवल हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होने के लिए, बनाने के लिए हमें यूनिट डिजिट का सम भी क्या होना है? 9 होना है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1 और 8 9, ये 6 और 3 9, ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब आपके पास में x की भी वैल्यू है, आपके पास में y की भी वैल्यू है, तो क्या आप लोग यहाँ से 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 3 और प्लस के 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 36 और 36 यानी कि रूट 36 कितना हो जाएगा? 6। तो यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आपको दिया गया है कि विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों में शामिल विद्यार्थियों के प्रतिशत पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गेम को ऐड करेंगे, फिर संगीत को, फिर स्टडीज को, फिर डांस को, फिर उसमें ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो किसके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिस्ट किस में है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 और ये कितना हो जाएगा? 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 75, और ये कितना हो जाएगा? तो क्या ये टोटल 98 होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50 और 20 70, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? क्या 85 होगा? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो 25 एंड 15 40, 40 और 20 60, और 60 और 30 क्या हो जाएगा? 90, है ना? ठीक है, यहां से यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो देखो ये 25 और 15 यानी कि 40 और 30, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, और 70 और 20, तो 70 और 20 कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, और सबसे बड़ा नंबर कितना है? 98, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा गेम। ठीक है, स्पोर्ट्स। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? स्पोर्ट्स आएगा पहले, तो स्पोर्ट्स आएगा, तो बी और सी में है, इसको हटा देंगे और ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 98 के बाद में फिर आएगा 92 यानी कि डांस। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में कौन सा बचा? बी आप लोगों का सही जवाब होगा। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज का कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कब कर पाओगे? जब आप इनके कंसेप्ट समझोगे। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में
Amy's age is twice Dio's age and Kemi is 2 years older than Amy. 2 years ago, the respective ratio between Dio's age at that time and Kemi's age at that time was 4:9. What will be Amy's age 4 years hence? वर्तमान में एमी, डियो और केमी है। एक तो एमी है, ठीक है, एक डियो है और एक कौन है, एक है केमी है, ठीक है। एमी, डियो और केमी, ठीक है। ये कह रहा है कि एमी की आयु डियो की आयु की दोगुनी है, डियो की आयु की दोगुनी है। यदि डियो की आयु यहाँ पर x है तो एमी की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से 2x। बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ, आपको आंसर खुद ब खुद आएगा। ये कह रहा है कि दोगुनी है तथा केमी एमी से 2 वर्ष बड़ी है। ये जो केमी है ये एमी से 2 वर्ष बड़ी है। अगर ये 2 वर्ष बड़ी है तो मुझे एक बात बताओ, एमी यदि 2x है तो क्या केमी 2x प्लस के 2 होगी क्या? ठीक है ना? ओके। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उस समय डीओ, तो 2 वर्ष पहले मुझे एक बात बताओ, यदि एट प्रेजेंट डीओ की एज x है तो 2 वर्ष पहले क्या x माइनस के 2 रही होगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और केमी की आयु का और 2 वर्ष पहले, अच्छा ठीक है, और ये कह रहा है कि केमी के 2 वर्ष पहले उस समय का डीओ और केमी। तो केमी, मुझे एक बात बताओ, अगर केमी की 2 वर्ष पहले की बात की जाए तो इसमें से यदि मैं 2 माइनस करूंगा तो यहाँ पर तो क्या 2x ही बचेगा क्या? और इनके एज का रेशियो कितना था? तो आप कहेंगे 4/9, 4:9 को 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x माइनस के 18 और यहाँ से कितना आ जाएगा 8x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 18। यदि x की वैल्यू 18 है, ठीक है, x की वैल्यू 18 है तो यदि यहाँ पर डीओ की एज पूछे तो 18, ठीक है, एमी की एज पूछे तो 36 और यहाँ से केमी की एज पूछे तो कितना आ जाएगा 38, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? 4 वर्ष बाद एमी की एज, तो एमी की यदि प्रेजेंट एज 36 है, इसमें 4 और ऐड कर देंगे, सो आंसर विल बी कितना हो जाएगा 40 ईयर। उम्मीद आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही आपको करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। If the simple interest on a certain sum of money for 15 months at 7.1/2% per annum exceed the simple interest on the same sum for 8 months at 12.1/2% per annum by 32.50, then the sum of money। मुझे एक बात होता, कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है क्या? ठीक है ना? तो यहां से पहले तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 7.5 को क्या 15/2 लिख सकता हूं मैं, और 15 मंथ को क्या 15/12 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक महीने में, सॉरी, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, ठीक है। उसी धनराशि पर ये तो कितना हो जाएगा 15 × 15 225 अपॉन में 24%, ठीक है। सेकंड क्या है 12.5%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25/2 और टाइम कितना है 8 महीने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8/12। यहां से कितना आ जाएगा 200/24%। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 225/24 थी और अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 200/24 है।
तो कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 25/24 का डिफरेंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि रियल में जो डिफरेंस है वो कितना है? 32.50। 32.50 है वो 25/24 है। तो हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो देखो 25 एकम 25 और बच के 7 हो गए 75, 25 थे 75 और यहां से हो गए हैं 0, ठीक है। ओके, ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा ये पॉइंट वाला। और 130 इंटू जब हम लोग 24 करेंगे, ठीक है, तो 24 थे 72 यानी कि 0 2, ठीक है, बच के 7 और 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31। सो आंसर विल भी कौन सा हो जाएगा? 3120, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आप मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को याद है क्या, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन तो आप लोगों को याद है ना? देखिएगा, कंसेप्ट यदि याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और अगर कंसेप्ट नहीं है याद तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। ये कह रहा है कि ये बोट गोज 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, ठीक है। इट गोज 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक मिनट पानी पी लेता हूं थोड़ा। ठीक है, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, एक नाव 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, तो ये तो कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में ये हो जाएगा 12 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। और इसको कितना टाइम लग रहा है? 7 घंटे, 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगेन कह रहा है कि वह 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में तथा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल 18 बटे x प्लस वाई, और ये कितने घंटे में तय कर रहा है? कितने घंटे में कवर कर रहे हैं? 9 घंटे में, ठीक है। अब यहां पर दोनों में से एक को सेम बनाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको 36 बना लेता हूं। तो इसको 36 बनाऊंगा तो 2 से और इसको 3 से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पूरी इक्वेशन को इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको कर देता हूं मैं 2 से। अब देखिएगा यहां पर आपको स्टेप बचानी है, तो आपको पता है कि ये तो कटेगा ही कटेगा, तो फिर इसको तो क्या ही लिखना है ना। आपको ये पता है कि ये तो कटेगा ही कटेगा, तो फिर इसको तो क्या ही हम लोग लिखे। तो ये तो कितना हो जाएगा? 8 × 24 और ये 9 दूनी 18, तो 24 में से 18 जाएगा तो क्या ये 6 अपॉन में x माइनस वाई बचेगा क्या? और आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 21 और ये हो जाएगा 18, तो 21 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा? 3, ठीक है। यहां से ये 3 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 2, तो 2 इक्वल में क्या x माइनस वाई आ गया है क्या? यदि 2 इक्वल में x माइनस वाई आ गया है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर रख देंगे, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी? 4, और यही आप लोगों से पूछा गया है। सो आंसर विल भी कौन सा हो जाएगा? बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, मैं आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? मुझे बताने की, समझाने की कोशिश करो। क्वेश्चन एकदम आसान है। ए टैप कैन फिल ए टैंक कंप्लीटली इन 6 आवर्स। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है, क्या दिक्कत है? आफ्टर फिलिंग हाफ ऑफ द टैंक 3 मोर सच टैप्स आर ओपन्ड। ये कह रहा है कि आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक? तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, यदि हाफ आधा टैंक को यदि एक नल भरेगा, एक पाइप भरेगा, ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। कितने घंटे लगेंगे बेटा? 3 घंटे। तो यानी कि आधा जो टैंक है उसको भरने में एक नल को कितने घंटे? 3 घंटे, ठीक है। ये कह रहा है कि आधा भर जाने के बाद 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अब जो नल है वो कितने हो गए? एक तो पहले था, 3 एक यानी कि है 4 पाइप, और ये जो 4 पाइप है, मतलब ये जो 4 नल है, ये कितना भरेंगे? तो आप कहेंगे 3/4, क्योंकि अब जो है वो केवल 3, आधा टैंक ही तो भरना है, ठीक है, यानी कि 3 घंटे और भरना है, और 3 घंटे, लेकिन 4 पाइप है तो 3/4 घंटे हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 घंटे, और 3/4 को यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 घंटे और 45 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या? लेकिन कब? जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी अच्छे से। मैं तो कैसे भी क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ही क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो कैसे भी करवा दूंगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करवा दूंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि x² प्लस 2√10 x प्लस 1 इक्वल में 0 है, और आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिएगा, कई स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको फर्क बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ, कि एक जो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए, ज्यादा से ज्यादा मॉक दिए हैं, वो स्टूडेंट, और जो बिल्कुल भी मॉक नहीं दिए, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। जो जिसने अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो क्या करेगा, इसको x से डिवाइड करेगा, और x से डिवाइड करेगा तो यहां पर आ जाएगा x प्लस, ये प्लस के 2√10x है, ये हट जाएगा, प्लस 1/x, और इक्वल में यहां पर ये आ जाएगा 2√10, वो भी किस में? माइनस में। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये तो थोड़ा बहुत, और ये प्लस में 2√10 है, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 2√10। ये x प्लस 1/x की वैल्यू है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, तो आप कहेंगे x² प्लस 1/x², a² प्लस b² प्लस के 2, और बराबर में कितना है? तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √10 का 10, तो यहां से कितना आ जाएगा? 40। फिर से वो इसको सोल्व करेगा, x² प्लस के 1/x² बराबर में 40 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 38। फिर से इसको सोल्व करेगा, फिर से इसको सोल्व, x² प्लस 1/x², और इसमें से यदि मैं 2 माइनस करूंगा, ठीक है, इक्वल में कितना आएगा? 36। अगर 2 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर कितना? 36, यानी कि 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6, और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा।
एक तो एवरेज स्टूडेंट इसको ऐसे करेगा, दूसरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, उसको एक कंसेप्ट पता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन एक कंसेप्ट का पता है। क्या पता है कि यदि यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर a है, तो यदि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, a का तो होल स्क्वायर करेंगे और माइनस के 4 कर देंगे, बस उसको ये पता है। तो वो डायरेक्ट यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस 1/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 2√10। तो इसका तो स्क्वायर करेगा, जब स्क्वायर करेगा तो माइनस तो हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और √10 यानी कि 40 लिख दे रहा हूं मैं, और माइनस के 4 तो √36, और √36 क्या होता है 6। इस तरह से है वो सोचेगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है एग्जाम में, यानी कि कम से कम पेन चलाना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, मैं आप लोगों से पूछता हूं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बता रहा हूं, यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर sees a car moving towards the tower at an angle of depression is 30 degree. After some time, the angle of depression becomes 60 degree. What is the distance traveled by the car during this time? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, समझना, ठीक है। चलिए, यहां पर ये एक टावर है और इसकी जो हाइट है इसकी जो हाइट है ये वाली, ये है यहां पर 100 मीटर, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है कि पहले जो एंगल था वो कितना था 30 डिग्री, और बाद में जो एंगल है वो कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। अब जो एंगल वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। क्या आप लोगों को याद है क्या कि अगर ये 60 और ये 30 है तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या 1:2 होता है, याद है क्या, याद है कि नहीं है? कोई बात नहीं अगर याद नहीं भी है तो, ठीक है, ये होता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर ये 60 90 है तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या 30 होगी क्या, और आपको ये भी पता है कि 30 डिग्री के पास वाली जो साइड है वो क्या यहाँ पर √3 होती है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। तो आप मुझे बताने की समझाने की कोशिश ये करो कि ये 100 मीटर है और ये वैल्यू किसकी है √3 की, तो यहाँ से 100 अपॉन में √3, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये जो यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगी 100 √3 और अपॉन में 3। एक की वैल्यू यदि ये है, हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 की वैल्यू क्या 200 √3 अपॉन में 3, क्या यही होगा क्या, तो आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, आपका यहां से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आप लोगों को कंप्लीट 25 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं आज, और मुझे उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो हम लोग ये आपके एग्जाम्स होने के बाद तक भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब मैं सीरीज कंटिन्यू रखने वाला हूँ, मेरे को मजा आता है, ठीक है।
चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।